मुनीर इसे देखे जा रहा था और वो नज़रें बचा रहा था। फिर मुनीर ने हाथ में पकड़ी डिबिया से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और इसका गहरा कश लेते हुए धुआं इसके मुंह पर छोड़ा, जिससे इसे खांसी आ गई। दिल तो कर रहा है तेरे को भी दो चार लगा दूं। अपनी सारी लाइफ में तेरे से ज़्यादा डरपोक इंसान नहीं देखा मैंने। मुनीर इसे देखकर इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला तो इसे मिर्चें सी लग गई। तुम भी जूते मार लो मुनीर भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सभी मुझे ऐसा बोलते हैं। वो डिटाई से बोला तो मुनीर अपनी कुर्सी खिसका कर थोड़ा पीछे हो गया। देख प्यारे, ये दुनिया इसी को दबाती है जो दबता है, और जो तेरे जैसा लेट जाता है ना, इसको तो अपने पाँव से रोनती हुई गुजर जाती है। तू कब तक साला लोगों से पिटता रहेगा, मर्द बन मर्द। मुनीर जज्बाती लहजे में बोला तो हातिम को किसी और की कही हुई यही बात दिमाग में आ गई। तुम्हारी ये बुज़दिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मर्द बनो यार। वो बारिश भरी रात, वो हसीन और नाजुक सी लड़की जिसके दोनों हाथ मेहंदी से भरे हुए थे, जिसका हसीन चेहरा वो आज तक अपनी सोच से नहीं निकाल पाया और जिसका उधार चुकाने की इसने कसम खा रखी थी, जिसके दिमाग में इस रात का पूरा मंजर घूम कर रह गया। अबे तू फिर से पहुंच गया किसी दूसरी दुनिया में। मेरे को देख, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुंह पर क्या अपने पीछे भी को बात उगल दे। सबको पता है कि अगर मुनीर नियाज़ी को पता चल गया तो खैर नहीं। मुनीर इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोला तो वो फ़ौरन माजी से हाल में लौट आया। मुनीर भाई मैं क्या करूं, जो उम्र थी खेलने कूदने की, इस उम्र में अपने हाथों के छाले साफ़ किए हैं मैंने। जब पढ़ाई का टाइम था तो मैं बहन की शादी के मसलों में उलझा हुआ था, और अब जब खुद कुछ करने का टाइम आया है तो सब लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो जज्बाती लहजे में बोला तो एक आंसू टूट कर इसके चेहरे को भिगो गया। अबे रोना बंद कर, एक तो सारा लड़कियों की तरह टसवे बहाना शुरू हो जाता है। मुनीर इसे लिताड़ते हुए उठा और कूलर से पानी का गिलास भरकर इसके हाथ में पकड़ा दिया। पानी पी और जितना रोना है आज ही रो ले, आज के बाद मैं तुझे रोने नहीं दूंगा और आज से तू अपने साथ में रहेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि इस दुनिया से कैसे टक्कर लेकर अपना हक छीना जाता है, वरना तू जितना मासूम है ये साले तुझे बेच कर छोले खा जाएंगे। मुनीर जले कटे अंदाज में बोला तो इसे हंसी आ गई। मुनीर भैया आपकी बातें क्या होती हैं, मुझे हंसी आ जाती है। वो पानी का घूंट भरते हुए बोला तो मुनीर इसे देखने लगा। तेरे साथ मसला क्या है? अगर तुझे कोई एतराज़ ना हो तो मेरे को बता सकता है तू? मुनीर इसे गौर से देखते हुए बोला तो वो गहरी सोच में डूब गया, जैसे सोच रहा हो कि इसे कुछ बताए या ना बताए। जैसी मुनीर की साख थी, इसे देखकर तो इसे सब बताना आ बैल मुझे मार वाली कहावत थी। लेकिन जैसा इसने पिछले कुछ दिनों से इसे देखा था, इसे इस मुनीर और पुराने मुनीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। आखिर कुछ सोचते हुए इसने मुनीर पर एतमाद करने की ठान ली। मुनीर भाई मेरा बांड निकला है और पूरे 5 करोड़ का निकला है। अब जब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो वही लोग जिन पर मैं एतमाद करता था मुझे लूटने के चक्कर में है। वो गोया मुनीर के सर पर धमाका करते हुए बोला तो मुनीर कभी मुंह खुले का खुला रह गया। अबे क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया अपनी जगह से? अबे सर पर तो नहीं लग गई कुछ चोट शोट? मुनीर इसके सर को टटोलते हुए बोला तो इसे मजीद हंसी आ गई। मैं सच बोल रहा हूँ मुनीर भाई, इसलिए तो परवेज़ साहब मुझे लेने आए थे और फिर इसने अटकते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या मुनीर के गोश गुजार कर दिया। अबे यार फिल्मों शिल्मों में देखा था ऐसा होते हुए, तूने तो साले अपने को हकीकत में ही फिल्म चला कर दिखा दी। इसकी बात मुकम्मल होने पर मुनीर बस इतना ही बोल पाया तो वो सर झुकाकर हंस दिया। बस मुनीर भाई, इन करोड़ों के कारोबार करने वाले लोगों से मेरे 4 करोड़ हजम नहीं हो रहे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? वो मुनीर को जांचती नज़रों से देखते हुए बोला तो मुनीर इसे गौर से देखे गया। कद काठ इसका मुनासिब था, लेकिन सेहत के लिहाज से वो कमज़ोर लोगों में शुमार होता। हल्की बड़ी हुई बेतरतीब सी दाढ़ी जिसे इसने साफ़ करने की ज़हमत गवारा नहीं की थी, पतले पतले हाथ जिन्हें देखकर किसी लड़की के हाथ होने का गुमान होता था, जीन्स की खुली सी पैंट जिसमें इसकी पतली पतली टांगें नुमायाँ हो रही थी। मजमूई तौर पर वो एक आम सा लड़का था जिसमें मर्दाना कम और जनाना होने का ज़्यादा एहसास होता। देख वो तेरे पैसे हैं, अब तू जाने और तेरे पैसे जाने, लेकिन अपने को तेरा ये हुलिया एक आँख नहीं भाता। अबे कोई वर्जिश वगैरह करना, कुछ खाया पिया कर। मैं तेरी उम्र में पता नहीं क्या कुछ खा जाता था। मुनीर इसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो शर्मा सा गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ मुनीर भाई, अल्लाह ने मुझे ऐसे ही बनाया है तो मेरा क्या कसूर? वो उदासी से बोला तो मुनीर हलक फाड़ कर हंस पड़ा। अब ये सब कुछ हो जाता है, कल तो सुबह उठकर मेरे पास आ जाना, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अभी पैसों को छोड़ दे, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुझे बताऊँगा कि तूने क्या करना है। मुनीर इसे समझाते हुए बोला तो वो सर हिला कर रह गया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि मुनीर नियाज़ी पर एतमाद करके इसने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। इसने सारे रास्ते कोई बात नहीं की और ना ही जमशेद कुछ बोला। वो इस पोजीशन में थी ही नहीं कि जमशेद से कुछ पूछ सकती। सब कुछ तो सामने आया हो चुका था कि इसे कबीर के सामने पेश करने के पीछे क्या कहानी हो सकती है। जमशेद इसे बाहर गली के मोड़ पर उतार कर वहीं से वापस हो लिया तो इसने पैदल ही चलना शुरू कर दिया।
ईशा के बाद का वक़्त था और गली में आमदरफ्त तकरीबन ना होने के बराबर थी। वो धीमी रफ्तार से चले जा रही थी और दिमाग इसका मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। वक़्त कितनी तेज़ी से बदल गया था। एक वो वक़्त था जब वो आंखों में सैकड़ों सपने सजाए डूबते सूरज को देखा करती, और एक ये वक़्त आ गया था जब इसे रोशनी से नफरत सी हो चली थी। मुनीर की दुकान के सामने से गुजरते हुए इसने नज़र उठाकर दुकान की तरफ देखा तो दुकान का शटर नीचे पाया। वो तो रात देर तक दुकान खोलकर बैठने का आदी था, फिर अब ये जल्दी क्यों बंद कर देता है? इसने हैरत से सोचा और गली से मुड़कर मुनीर की गली में आ गई। इसके घर के सामने से गुजरते हुए इसने हस्बी आदत नज़र उठाकर छत की तरफ देखा तो नज़र एक बार फिर से नाकाम लौट आई। वो जब भी ऐसी हरकतें करती थी नाकाम ही होती थी। वो इसके बाद इसका मूड बिगड़ जाता। अभी भी ऐसा ही हुआ और वो मुनीर को ज़ेरे लब सुनाते हुए अपनी रफ्तार तेज़ कर गई। घर पहुंचने पर दरवाज़ा नासिर ने खोला और इसे देखते ही अंदर आने का रास्ता दिया। वो खामोशी से चलती हुई कमरे में आ गई। कोई मसला तो नहीं हुआ? जमशेद साहब का काम हो गया ना? नासिर भी इसके पीछे चला आया था और कमरे का दरवाज़ा भीड़ते हुए फ़ौरन से पूछ बैठा। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, सब ठीक है। वो परस बेड पर फेंकते हुए बोली और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर में बाहर आई तो नासिर वहीं बेड के कोने पर टिका हुआ था। देखो, जमशेद साहब को मायूस मत करना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अब इनका टाइम है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनके काम आऊँ। नासिर से देखते हुए ऐसे बोला जैसे ये सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। ओहो, हो जाएगा, अभी तो तुम मुझे तिक्के कबाब ला दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और बड़ा दिल कर रहा है मेरा। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वह कुछ देर सोचने के बाद खामोशी से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन फिर अचानक ही अंदर चला आया। बात सुनो, तुम्हें तनख्वाह कब तक मिल जाएगी? कोई बात की जमशेद ने? वो उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला तो वह साफ मुकर गई। अभी आए 1-2 दिन फिर मिल जाएगी, तुम जाओ ना, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। वो इसे घूरते हुए बोली तो वो फ़ौरन से बाहर निकल गया। नासिर के जाने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और परस में से लिफाफा निकाल कर इसमें मौजूद नोट गिनने लगी। जमशेद ने इसे 25,000 बोले थे, लेकिन लिफाफे में 40,000 की रकम मौजूद थी, तो गोया इसे चारा डाल दिया गया था कि वो किसी भी सूरत इन भेड़िया सिफ्त इंसानों के सामने इनकार न कर सके। कुछ सोचते हुए इसने 15,000 अलहदा की और इनको छुपा कर रख दिया। बाकी के 25,000 इसने वापस लिफाफे में डालकर लिफाफा प्रेस में रख दिया और ख़ुद कपड़े तब्दील करके खाने का इंतज़ार करने लगी। आज इसका दिल ज़्यादा ही उदास हो रहा था। कॉलेज शुरू होने में बस कुछ ही दिन रहते थे और इसे इत्मीनान हो चला था कि चलो इस बोरियत और उदासी से तो जान छूटेगी। मौसम सुबह से अबर आलूद था और बोरियत से घबरा कर अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल आई। आज बहुत अरसे बाद वो खुद अपनी गाड़ी पर निकली थी, वरना इस लड़के वाले वाक़े के बाद तो मंसूरा बेगम ने इसके अकेले बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। वो नज़रें बचाते हुए गाड़ी निकाल लाई और अब सड़कों पर आवारागर्दी कर रही थी। इसकी कोई मंजिल नहीं थी, इसलिए बेमकसद ही सड़कें नापे जा रही थी। जब इसे कुछ भी समझ ना आई तो इसने गाड़ी का रुख अपनी दोस्त मलिहा के घर की तरफ कर दिया और साथ ही इसे कॉल भी मिला दी कि वो इसी तरफ आ रही है। अचानक से इसे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने तस्दीक करने के लिए गाड़ी को 2-3 जगहों पर घुमाया भी, लेकिन पिछली गाड़ी में भी कोई अनाड़ी नहीं था। वो एक मखसूस फासला रखकर ताक़ुब कर रहा था। वो तो हुरैन थी जिसे अंदाज़ा हो गया, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और होता तो इसे समझ न लगती। जब इसे तस्दीक हो गई कि वाकई में इसका ताक़ुब किया जा रहा है तो इसे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। अभी ताज़ा वाक़ई था जब इसे गन पॉइंट पर एक लड़के ने मजबूर करने की कोशिश की थी और शब्बीर को बीच में टांग अड़ानी पड़ी थी, लेकिन अब तो शब्बीर भी इसके साथ नहीं था। अचानक इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए मलिहा के घर का रास्ता तय करने लगी। पिछली गाड़ी थोड़ी देर के लिए नज़रों से ओझल हुई, लेकिन फिर इसे बैक मिरर में किसी गाड़ी की लाइटें नजर आईं जो तेज़ी से दूसरी गाड़ियों के बीच रास्ता बनाती चली आ रही थी। पहले मलिहा की तरफ तो पहुंचूं ना, फिर मैं शब्बीर अंकल को फ़ोन करके बुला लूँगी, इसने खुद से कहा और गाड़ी की रफ्तार में मज़ीद इजाफा कर दिया। साथ ही इसने मलिहा को कॉल मिला दी। हाँ मलिहा, तुम गेट खुला रखना, आकर बताती हूँ क्या मसला है। जल्दी से कॉल काट कर इसने मोबाइल गोद में फेंका और सारी तवज्जो अपनी ड्राइविंग पर लगा दी क्योंकि इसकी रफ्तार अच्छी खासी थी। थोड़ी देर में वो मलिहा के घर पहुंच गई और इसके गेट के सामने गाड़ी रोककर फ़ौरन से अंदर दाखिल हो गई। मलिहा हैरान परेशान सी से देखे जा रही थी। ये क्या हो गया यार, इतनी हों क्यों बनी हुई हो तुम? मलिहा परेशानी से बोली तो इसने इसे अंदर चलने का इशारा किया। अभी इसने कदम अंदर की तरफ बढ़ाया ही था कि इसे बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ आई। इसने झांक कर देखा तो वही गाड़ी हल्की रफ्तार से गेट के सामने से गुजर रही थी। शीशे इसके काले थे, इसलिए वो अंदर बैठे बंदे को देखने से कासिर थी। इसने फ़ौरन से शब्बीर को कॉल मिला दी। हेलो शब्बीर अंकल, किधर हैं आप? मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, फ़ौरन इस लोकेशन पर पहुँचे। वो इतना ही बोल पाई थी कि शब्बीर ने इसकी बात काट दी। मैडम, मैं इसी लोकेशन पर हूँ, आप बाहर तो आएँ। शब्बीर हंसते हुए बोला तो वो नासमझी से मोबाइल स्क्रीन को देखे गई।
फिर फ़ौरन से बाहर निकली तो वो गाड़ी इसकी गाड़ी के साथ ही खड़ी हुई थी और इसका फ्रंट डोर खोलकर शब्बीर बाहर निकल रहा था। वो तनतनाती हुई इस तक पहुंची और लगी इसकी क्लास लेने। कैसे इंसान है आप, मेरी जान ही निकाल दी थी आपने। अगर मुझसे गाड़ी कहीं लग जाती या कुछ और नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। यह क्या तरीका है किसी को परेशान करने का। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, जबकि शब्बीर सर झुकाए हंसी दबाए इसका खुद पर गरजना बरसना सुनता रहा। थोड़ी देर में जब वो खामोश हुई तो शब्बीर ने इसे देखा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब आप एक कदर ख़तरे में फंस गई थी। कोई चाहे कुछ भी करे, लाख लापरवाही बरत ले, लेकिन मैं अपने फ़र्ज से कभी गाफिल नहीं रहूँगा। मैंने देख लिया था आपको चोरी से गाड़ी ले जाते हुए, फिर कैसे हो सकता था कि शब्बीर आपको आपके हाल पर छोड़ देता। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसे अपने शब्बीर अंकल पर बहुत प्यार आया और इसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। शब्बीर की इन्हीं हरकतों की वजह से तो इसके दिमाग में फतूर बर्पा हो गया था। इसका इतना ख्याल करना इसे बागी बना रहा था। वो जब भी सोचती कि अब दोबारा से ये सब बातें नहीं सोचेगी तो कोई ना कोई बात हो ही जाती और शब्बीर का हीरो बनना देखकर इसके अंदर बसा इसका अपना सुपर हीरो इसे फिर से अपने हिसार में जकड़ लेता और इसके अगले कई दिन इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में गुजर जाते। बड़ी मेहरबानी आपकी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब आप जाएंगे या यहीं मेरा इंतज़ार करेंगे? इसने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए शब्बीर से पूछा। हालांकि वो खुद भी जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा, लेकिन इसका दिल वो बात शब्बीर के मुंह से सुनना चाहता था। मैं इधर ही आपका वेट करूंगा, टेक योर टाइम, जितनी देर चाहें रुक सकती हैं आप। शब्बीर नज़रें झुकाकर बोला तो वो बगैर कुछ कहे वापस अंदर चली गई। जानती थी कि चाहे पूरा दिन ही क्यों न गुजर जाए, शब्बीर अब वहाँ से हटने वाला नहीं है। और ये बात सोचते हुए इसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए मुंतशिर हुई और दिमाग में बसे सुपर हीरो का खाका उभर कर वाज़ेह होना शुरू हो गया, जिसे सोच कर ही वो कांप उठती। सुबह उठकर इसने इत्मीनान से नाश्ता किया और जन्नत बीबी को ज़रूरी काम का बोल कर घर से बाहर निकल आया। इसे मालूम था कि इसे किधर जाना है और क्या करना है। वो सीधा मुनीर के प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचा और अंदर दाखिल हो गया। सामने मुनीर कुर्सी पर बैठा हुआ था और इसे देखते ही वो अपनी असली जोन में बोल उठा। अरे बात शहजादे, लगता है अपनी बात तेरी समझ में आ गई। जो सुबह होते ही सीधा इधर चला आया। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी घनी मूंछों के नीचे से इसके दांत वाज़ेह हो गए, जो देखने वाले को अच्छा तासुर देते थे। जी मुनीर भाई, जहाँ सब पर भरोसा किया, मैंने सोचा आपको भी एक मौका दे दूँ। वो इसी का लहजा लौटाते हुए बोला तो मुनीर खुलकर हंस पड़ा। वाह भाई शहजादे, अब लगा ना तो असली वाला हातिम। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है अपने को मालूम है कि कैसे पूरी करनी है। मुनीर मायने खेज लहजे में बोला तो हातिम इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और इसे देखने लगा। अब बताएं मुझे क्या करना होगा? वो मुनीर को कुरेदते हुए बोला। करना क्या है, बस अपने साथ रह, मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे रहा जाता है। जो कहूँ जैसा कहूँ, तूने चूँ चाह नहीं करनी, बस तू करता जाए। मुनीर को सोचते हुए बोला तो वो खामोशी से सर हिला कर रह गया। अभी उठ और चल अपने साथ, मैंने तेरे को एक चीज़ दिखानी है। मुनीर अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठा और बाइक की चाबी उठाकर इसे साथ आने का इशारा किया। वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में मुनीर इसे लिए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था और ऐसी जगह देखकर इसका हलक खुश्क हो रहा था। यहाँ तक सड़क भी आते आते ख़त्म हो जाती थी और बस ना कोई बंदा, ना कोई घर और ना ही दूर दूर तक किसी के होने का एहसास। हातिम का दिमाग मुख्तलिफ सोचों की आमाज़गाह बना हुआ था कि मैंने इसे सब बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसने खुद को टटोला तो अंदर हनूस खामोशी ही रही। ये देख प्यारे, ये वो जगह है जिसकी आज कोई हैसियत नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ अपनी अपनी सोसाइटियाँ बनाएंगे। मैंने सोचा इनसे पहले हम ही बाजी मार लें, क्या ख्याल है तेरा? मुनीर इसे देखते हुए बोला तो वह गर्दन घुमाकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। जगह थी भी बहुत अच्छी और सुकून भी था, लेकिन इसे मज़ीद कुछ और मालूम न था। अब मैं क्या बोल सकता हूँ मुनीर भाई, मुझे तो इस काम का कोई तजुर्बा नहीं। वो दोनों बाजू फैलाते हुए बोला तो मुनीर पुरसोच अंदाज में इसे देखने लगा। अपनी बात सुन शहजादे, तू जो काम करने जा रहा है इसमें प्रॉफिट बहुत कम है और बड़ी धीमी रफ्तार में मिलता है, जबकि प्रॉपर्टी वो वाहिद काम है जो बंदे को रातों रात अमीर भी बना देती है और सड़क छाप भी। अपने को बस ये देखना है कि हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं इसकी कुल क्या कीमत होती है और बस। मुनीर इसे समझाते हुए बोला तो वो समझने के अंदाज में सर हिलाने लगा। आप क्या बोलते हो इस बारे में? इसने मुनीर को देखते हुए पूछा। अगर अपनी बात करता है तो मैं इस ज़मीन के पीछे पिछले 1.5 साल से खार हो रहा हूँ, लेकिन कभी साला इन्वेस्टर भाग जाता है तो कभी मालिक मूड बदल लेता है, और जब दोनों राज़ी होते हैं तो साली अपनी ज़िंदगी बदल गई। मुनीर अपनी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोला तो इसे इसकी आंखों में दर्द की परछाई नजर आई। वह अच्छी तरह जानता था कि मुनीर शाजिया के बारे में क्या ख्यालात रखता है, लेकिन जब वो खुद खामोश था तो इसने भी पिछली किसी बात का हवाला देना मुनासिब न समझा, वरना अब की बार मुनीर कोई ऐसी बात मुँह से निकालता तो लाजमी बात थी कि इसने नताइज की परवाह किए बगैर इससे भिड़ जाना था। क्या मांगता है मालिक इस रकबे का?
और अगर बिलफर्ज हमने इसे ले भी लिया तो इसका करेंगे क्या? हातिम के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था और इसके इस सवाल पर मुनीर अपनी अज़ली अंदाज में मुस्कुरा दिया। मांगता तो वो 1 कनाल का 50,000 है, लेकिन जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो शायद कुछ और रियायत कर दे। अब लगा ले खुद ही हिसाब कि 50,000 के हिसाब से 50 एकड़ ज़मीन कितने की बनती है। जहाँ तक अपना ख्याल है तो ये कुल मिलाकर कुछ 2 करोड़ के लगभग बनती है। अब अगर खाली ज़मीन रखनी है तो इंतज़ार करना पड़ेगा रेट चढ़ने का, और अगर हम इसको बनाकर प्लॉटिंग कर दें दूसरी सोसाइटियों की तरह तो इतना ही ऊपर खर्चा आ जाएगा। लेकिन फिर हमारा 1 कनाल का प्लाट जो हमने 50 का लिया होगा वही प्लॉटिंग करने के बाद 50 लाख का हो जाएगा। इसी तरह हम छोटे बड़े मिक्स प्लाट बेचेंगे तो आमदनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मुनीर ने इसे खुलकर समझाया तो वो थोड़ी देर हिसाब किताब में जुड़ा रहा। देख शहजादे, पैसे तेरे हैं, मैं तेरे को खाली मशवरा दे सकता हूँ, बाकी करना तूने अपने दिमाग से है सब कुछ। माशाल्लाह तू पढ़ा लिखा है तो तेरे को कोई मसला नहीं है ना? मुनीर बाल इसके कोट में डालते हुए खामोशी इख्तियार कर गया। चले वापस दफ्तर चलकर इस पर बात करते हैं। जगह मैंने देख ली है, बाकी हम इस पर मिलकर मशवरा कर लेंगे और मुनासिब लगा तो अगला कदम उठा लेंगे। इसने मुनीर को कायल करना चाहा तो वो भी समझ गया कि इतने बड़े फैसले ऐसे ही नहीं हो जाते, इन पर कड़ी मेहनत और वक़्त दरकार होता है। इसलिए वो भी खामोशी से इसके साथ वापसी के रास्ते हो लिया। अगले दिन वो ज़िद करके अपने घर चली आई। नासिर इसे भेजना नहीं चाहता था, लेकिन जब इसे जमशेद की कॉल मौसूल हुई ना तो नाचार इसे इजाज़त देनी ही पड़ी। तुम जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई ऐसी वैसी बात तुमने वहाँ जाकर कही तो तुम जानती हो कि फिर क्या होगा। तुम समझ सकती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नासिर इसे धमकियामेज़ लहजे में समझाते हुए बोला तो वो खामोशी से सर हिला कर रह गई। और 2 दिन का मतलब 2 दिन ही होना चाहिए, मैं ज़्यादा दिन के लिए भेजने का कायल नहीं हूँ। जाते जाते भी वो इसे धमकाने से बाज नहीं आया था। इसने अपने हैंड बैग में ज़रूरी सामान रखा और खामोशी से उठकर जन्नत बीबी के घर चली आई। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम कैसे आ गई? वही माना कि ससुराल में तुम्हारा दिल लग गया है, लेकिन एक कदर तुम्हारा अपना ख़ानदान भी है, वही हमारी भी खबरगिरी करती रहा करो। जन्नत बीबी इसे देखकर खिल उठी और इसके हाथ से बैग लेते हुए इसे अंदर ले गई। वो खामोशी से सपाट चेहरा लिए अपने कमरे में अंदर आकर बैठ गई। नासिर कैसा है, तेरा ख्याल तो रखता है ना? और सुना है तूने नौकरी शुरू कर दी है। अच्छा है, अपने मियाँ का बाजू बन ताकि इसकी परेशानियाँ थोड़ी कम हों। जन्नत बीबी हालात से बेखबर अपने ही बोले जा रही थी और इसके अंदर एक लावा सा उबलना शुरू हो गया था। अब वो क्या बताती कि इन 7 महीनों में वो किन आजमाइशों और कड़ी इम्तिहानात से गुजरी है। इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपनी ज़ुबान खोल दे, लेकिन हर दफ़ा कोई चीज़ इसके आड़े आ जाती थी और वो चाहकर भी कुछ न बोल पाई। हातिम कैसा है, कैसी जा रही है इसकी नौकरी? कुछ सोचा इसके बारे में भी या बस घर चलाने में ही लगी हैं? इसने मौजू बदलते हुए हातिम का जिक्र छेड़ा। हातिम ने जन्नत बीबी को सख्ती से मना किया हुआ था कि जब तक कुछ हो नहीं जाता वो बाहर निकलने के बारे में किसी को नहीं बताएगी। बस बच्चे लगा रहता है रोज़गार के चक्करों में, देखो कब अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो एक सर्द आह भरते हुए बोली तो शाजिया भी उदास हो गई। वैसे अम्मा, हमारे हातिम ने बहुत छोटी उम्र में ही सारे घर का निज़ाम संभाल लिया है, अगर वो ना होता तो शायद घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता। वो दुख भरे लहजे में बोली तो जन्नत बीबी भी इसकी बात पर अफसुर्दा हो गई। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुम देखना मेरा हातिम कितना आगे जाएगा इंशाल्लाह। जन्नत बीबी फ़ख्री अंदाज में बोली तो वह सच्चे दिल से आमीन बोल कर रह गई। फिर जन्नत बीबी इसकी पसंद के खाने का पूछकर किचन में चली गई और वह वहीं अपने बिस्तर पर लेटकर पुरानी यादों में खो गई। पिछले कुछ दिनों से वो मुनीर को बहुत सोच रही थी और शादी से पहले जो सोच एक हल्की सी चिंगारी की मानी थी, अब इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अगर नासिर इसके साथ बेवफाई न करता और अपने मकासद के लिए इसे इस्तेमाल न करता तो वो कभी मुनीर के बारे में न सोचती, लेकिन जो कुछ इसके साथ हुआ था तो वो भी किसी और के बारे में सोचने पर हक बजानिब थी। वो ख्यालों में खोई हुई थी कि इसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। जमशेद का नंबर देखकर इसने कॉल अटेंड कर ली। फिर खूब मज़े हो रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ? अच्छा है, चलो 2 दिन के लिए ही सही, तुम्हारी इस 2 नंबर बंदे से जान तो छूटी। जमशेद इसके हेलो कहने पर बोलता ही चला गया। अब ऐसा है कि जब तुम वापस आओगी तो फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स पर बात करेंगी। कबीर साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, अगर तुम इसकी मंजूर नज़र बन गई तो हमारा तो बहुत फ़ायदा होगा ही, तुम्हारी भी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चला जाना है। जमशेद हंसते हुए बोला तो इससे रहा न गया। सर मुझे वहाँ जाकर करना क्या होगा? क्या कोई जॉब है या इनका कोई पर्सनल काम है? वो सब कुछ जानते हुए भी ये बात इसके मुँह से सुनना चाहती थी। वही करना होगा जो तुम यहाँ करती हो, अब इतनी भोली भी ना बनो। मैं जैसे तुम्हें समझाऊंगा तुमने बिल्कुल वैसे ही करना है। एक बार तुम कामयाब हो गई तो फिर देखना वो कैसे तुम्हारी हर बात आंखें बंद करके मानेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम में सूरत के साथ साथ अकल की भी कोई कमी नहीं तो तुम कर लोगी ये सब।
चलो मज़े करो, 2 दिन बाद मुलाकात होगी। जमशेद ने भी नासिर की तरह इसकी कोई बात सुने बगैर अपनी कही और फ़ोन बंद कर दिया। वो गुस्से और अफसोस से बंद मोबाइल को देखे गई और फिर बिस्तर पर लेट कर आँखें मौंद लीं। मैं भी अब वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा। इस मुर्दों से भरे माशरे में औरत की कोई औकात नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊँगी नासिर कि औरत का इंतकाम कैसा होता है। अच्छी भली मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी जिसमें कम से कम सुकून तो था। तुमने ये दोनों चीज़ें मुझसे छीन ली और मुझे बेमौल कर दिया। वो गुस्से के आलम में सोची जा रही थी और इसका रवा रवा सुलगने लगा था। अगर जन्नत बीबी को मालूम हो जाता कि इस पर क्या गुजरी है तो वह नासिर और इसके घर वालों का जीना हराम कर देती। लेकिन अगर इन्हें ये पता चल जाता कि वो खुद क्या कुछ करती रही है तो फिर तो इसका ज़िंदा रहना ही मुमकिन नहीं था।